नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यपाल ने जीतन राम मांझी को 20 फरवरी को बहुमत सिद्ध करने को कहा। विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर नीतीश कुमार ने की हस्तक्षेप की गुजारिश। अरविंद केजरीवाल की आज होगी प्रधानमंत्री से मुलाकात। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में मांग सकते हैं सहयोग। स्वाइन फ्लू से फरवरी में 216 लोगों की मौत। राजस्थान और गुजरात में 100 के ऊपर पहुंचा आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में भी 2 शख्स हुए शिकार। आईएसआईएस के खिलाफ जमीनी लड़ाई की तैयारी में अमेरिका। बराक ओबामा ने कांग्रेस से मांगी अनुमति। और 11वें विश्व कप का रंगारंग उद्घाटन आज 14 फरवरी से शुरू होंगे मुकाबले। भारत का पहला मुकाबला 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में मचे राजनीतिक घमासान की। बिहार के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 20 तारीख को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा है। इससे पहले दिल्ली में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कल रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को बिहार की राजनीतिक हालात की जानकारी दी और इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई। नीतीश कुमार बुधवार रात अपने समर्थक जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई के 128 विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बिहार में जारी राजनीतिक संकट में हस्तक्षेप का अनुरोध किया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी नीतीश कुमार के साथ थे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि इस मामले में हो रही देरी से विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ेगी। हम लोगों का यही आग्रह है कि इस मामले में तुरंत फैसला होना चाहिए, क्योंकि फैसला लेने में विलंब से वहां का माहौल प्रदूषित हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को भी कही थी और आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बिहार में राजनीतिक साजिश करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश में है। कि राष्ट्रपति शासन लगाने के का जो अप्रहेंशन है, हम लोगों को अगर ये कोशिश किया गया तो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होगा बिहार में। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी जीतन राम मांझी को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। राज्य में विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार के राजनीतिक संकट का दोष उसके माथे आए। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुनने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शरद यादव की तरफ से बुलाई गई बैठक को अवैध बताया है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे ही थे कि पटना हाईकोर्ट ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री को होता है। ऐसे में बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के विधायक दल की बैठक संवैधानिक तौर पर अवैध है। अध्यक्ष महोदय के उस फैसले पे आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके द्वारा उन्होंने श्री नीतीश कुमार जी को सदन में जदयू विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की थी। कोर्ट ने कहा कि नीतीश को विधायक दल के नेता की मान्यता स्पीकर नहीं दे सकते। हालांकि स्पीकर उदय नारायण चौधरी अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही कार्य संचालन नियमावली से और संविधान के द्वारा चलती है और विधानसभा ने जो भी निर्णय लिया है वो पूर्ण रूप से सही है। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री को हटाने की प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट है। अगर विधायक लोग उसको हटाना चाहते हैं तो विधानसभा में इसका अविश्वास प्रस्ताव लाएं और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ध्वनिमत से या बहुमत से उसको जब हटाएंगे तभी वो मुख्यमंत्री पद से वो अलग हो सकता है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। सोमवार को जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में नीतीश को नेता चुना गया था। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल के सामने भी 130 विधायकों की परेड करवा चुके हैं।
क्योंकि संविधान में विधायक दल का नेता चुनने का रास्ता तो बहुत आसान है, लेकिन उसको हटाने का रास्ता विधानसभा के माध्यम से ही निकलता है। ऐसे में फिलहाल बिहार के राजनीतिक संकट का तब तक कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है जब तक कि विधानसभा का सत्र ना बुलाया जाए। कैमरामैन मलय रंजन के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ दिल्ली में भले ही बीजेपी को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन झारखंड से बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में विपक्षी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक यानी जेवीएमपी के 8 में से 6 विधायक कल बीजेपी में शामिल हो गए। जेवीएमपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। रांची से 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली के झारखंड भवन में बुधवार को जेवीएमपी के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फूल मालाओं के साथ इन विधायकों का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल हुए विधायकों में नवीन जायसवाल, अमर कुमार बाउरी, गणेश गुंजू, आलोक कुमार चौरसिया, रंजीत सिंह और जानकी यादव शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने में विश्वास करती है और जिनको जो आरोप लगाना हो वो लगाए। इन 6 विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर बीजेपी विधायकों के साथ बैठने देने की अनुमति की मांग की। सभी 6 विधायक जो झारखंड विकास मोर्चा से आज अलग होकर उनसे साथ में हम लोग आज विलय कर रहे हैं, तो इसमें झारखंड के हित के लिए और झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। झारखंड विकास मोर्चा ने पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में इनमें से 4 विधायकों को पहले ही निकाल दिया था। जेवीएमपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पर दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जो बीजेपी शुचिता, नैतिकता, मूल्यों की राजनीति की बात करती थी, वो लगता है कि गुजरात के किनारे में क्या करते हैं, प्रवास पटन के पास समुद्र के शायद उसको प्रवाहित करके वो दिल्ली में आए हैं। झारखंड में दिसंबर में हुए चुनाव में 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। रघुवर दास की अगुवाई में पार्टी ने एसजेएसयू के 5 विधायकों के समर्थन से 28 दिसंबर को सरकार बनाई। अब 6 विधायकों के शामिल होने के बाद बीजेपी विधायकों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। केजरीवाल के साथ गए पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था और राष्ट्रपति ने जीत के लिए आम आदमी पार्टी को बधाई दी है। हम लोग अभी प्रेसिडेंट साहब से मिले थे और हमने उनको थैंक्स भी किया, उनकी पूरी गाइडेंस के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। अभी तक उन्होंने बहुत सहयोग किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को जीत की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें मुलाकात का न्योता दिया था। आम आदमी पार्टी ने जीत के अगले ही दिन अपने एजेंडे पर काम भी शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार की सुबह अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की और बाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान अनाधिकृत कॉलोनियों, स्कूलों, अस्पतालों से लेकर दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पे एक मत रही हैं, तो अब से बढ़िया मौका नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में वो सहयोग करें। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रियों को 14 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी दिया। केंद्र सरकार ने भी अरविंद केजरीवाल को पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। I said we will be working together in the larger interest of the state. I told them that my cooperation depends on your operation. If you perform well, and then if the requests are as per the norms that are available, I will be definitely extending support. There is no question of any political consideration whatsoever. गुरुवार को उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। दरअसल पार्टी को अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए केंद्र सरकार के साथ की दरकार होगी और यही वजह है कि पार्टी अपनी मुस्तैदी का संदेश जनता को देना चाहती है। अभी नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली और महज दावा पेश करने के अगले ही दिन केजरीवाल अपने काम में जुट गए हैं।
ये तेजी जनता के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इनके लिए बन गई है। आखिर जनता की दी हुई 67 सीटों की जिम्मेदारी जो पूरी करनी है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी को चंदे के मामले में आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। नोटिस में पार्टी से चंदा देने वाली कंपनियों की जानकारी समेत कई सवाल पूछे गए हैं, जिसका 16 फरवरी तक पार्टी को जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी को भी 10 लाख के चंदे के मामले में आयकर विभाग का नोटिस मिला है। आम आदमी पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता की मांग की है। आयकर विभाग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को ये नोटिस भेजा था। विभाग ने इसमें कंपनियों से मिले चंदे के मामले में पार्टी से सवाल किए हैं। आवाम नाम के एनजीओ ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी पर हवाला के जरिए 2 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है, लेकिन राजनीतिक दलों को फंडिंग पर उसने पारदर्शिता की मांग भी की है। हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने हमारी 4 डोनेशंस के बारे में, जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी पिछले हफ्ते, उसके बारे में कुछ जानकारियां मांगी हैं। 16 तारीख तक हमें उनको जवाब देना है, तो वो हम 16 तारीख तक जवाब दे देंगे। कांग्रेस पार्टी को भी 10 लाख रुपए के चंदे के मामले में आयकर का नोटिस मिला है। कांग्रेस को चंदा भेजने वाली गोल्ड माइन कंपनी वही कंपनी है जिस पर आवाम ने काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया था। हमारे पास तो कवरिंग लेटर के साथ वो चेक आया, उनका कवरिंग लेटर है, उनका सारा एड्रेस है और चेक हमारे पास में आया, हम नोटिस का जवाब दे देंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित 50 विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। ये मामले चेक के जरिए मिले चंदे में टैक्स चोरी से जुड़े हुए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि आयकर विभाग के नोटिस का इन राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए। इस विषय को आवाम ने उठाया था, फिर भाजपा ने भी उठाया था। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पूछताछ कुछ की है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी उसका जवाब जरूर देगी। अब ये आम आदमी पार्टी और इनकम टैक्स के बीच में तथ्यों के आधार पे जो भी है, मुझे लगता है वो स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से 1 दिन की छूट दे दी है। पार्टी के 2 अन्य नेताओं योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया को भी इसी आधार पर 1 दिन की छूट दी गई। केजरीवाल ने गृह मंत्री से मुलाकात की दलील के आधार पर पेशी से छूट मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान पर हमले तेज होने लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना, जहां इसे नरेंद्र मोदी की हार बता रही है, वहीं दूसरी विरोधी पार्टियां भी इस हार को लेकर बीजेपी पर तंज करने में लगी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सुनामी में विरोधी दलों की रणनीति धराशायी हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ और वो 2013 में 32 सीट से 3 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी की इस हार के बाद पार्टी की रणनीति पर अब सवाल उठना लाजमी है। जितनी भी कमजोरियां सामने आ रही हैं, चाहे वो संगठन की है, चाहे वो किरण बेदी के मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने या नहीं है, जाहिर तौर के ऊपर इसके ऊपर बैठना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी इस हार के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया कि मोदी की आंधी पर केजरीवाल की सुनामी भारी पड़ गई। मुखपत्र के मुताबिक दिल्ली में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अमित शाह का प्रबंधन कौशल दांव पर लगा था। अकाली दल भी इस हार की वजह नकारात्मक प्रचार मान रही है। नेगेटिव कैंपेन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को पसंद नहीं आई। जेडीयू के नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस हार के लिए बीजेपी की नीतियों को वजह बताया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने इस हार के बाद बीजेपी पर तीखे हमले किए। It's a clear indication against this attitude of the BJP and the Prime Minister. चुनाव का निर्णय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ एक राय दी गई है जनता की ओर से। बीजेपी ने दिल्ली में कुल 318 जनसभाएं की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और 120 सांसदों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आए कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सब के बावजूद बीजेपी के खाते में महज 3 सीटें ही आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात और राजस्थान
महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्वाइन फ्लू से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस साल 10 फरवरी तक देश भर में स्वाइन फ्लू से 407 मरीजों की मौत हो चुकी है। सिर्फ फरवरी में 216 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को गुजरात में स्वाइन फ्लू से 10 और लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां मौत का आंकड़ा बढ़कर 108 हो गया। वहीं 5 और लोगों की मौत से राजस्थान में यह संख्या बढ़कर 109 तक जा पहुंची है। वैसे वहां स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ केसेस की जानकारी वहां मिली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम दावों के बावजूद स्वाइन फ्लू से सिर्फ फरवरी में देश भर में 216 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 10 फरवरी तक स्वाइन फ्लू के 5157 मामले सामने आए हैं। बुधवार को गुजरात में इस रोग से 10 लोगों की जान चली गई, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 108 तक पहुंच गई। गुजरात में अब तक 1075 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालात पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं राजस्थान में भी प्रशासन हालात को काबू करने में जुटा है। पिछले 24 घंटों के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे यहाँ स्वाइन फ्लू से अब तक 109 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य के 33 में से 29 जिलों में H1N1 वायरस का असर देखा जा रहा है। जयपुर में सबसे ज्यादा 21, जबकि अजमेर में 19, नागौर में 9, बाड़मेर में 8 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू का बढ़ता असर देखा जा रहा है। राज्य भर में इस बीमारी के 239 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ अब तक 40 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले मुंबई में 54 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई है। नागपुर में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश भर में H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों की समीक्षा की गई। मंत्रालय रोगियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के मकसद से दिशा निर्देश का मसौदा तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। In the Maths Factor, we travel through time and space and see how maths has evolved and how it is a part of the world around us. Join us on Rajya Sabha Television. Watch the Maths Factor every Sunday at 8 a.m. Will it create a new avenue for employment for lakhs of Indian youths? Or will it provide unlimited powers to employers to decide the fate of those seeking employment? Discover the nuances of the new apprentices law. Watch our special show, Law of the Land, only on Rajya Sabha TV. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में कोयला मंत्रालय को 3 खदानों की नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखने को कहा है। इनमें से 2 खदानें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की हैं। नए सिरे से नीलामी की प्रक्रिया शुरू होते ही कोयला मंत्रालय ने इन खदानों का NU स्टील से बदलकर पावर करने का निर्णय लिया था। इसके खिलाफ JSPL ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। संभावना है कि नई नीलामी में हिस्सा लेने वाली सफल कंपनियों की सूची आज जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के पद पर शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश बनाने को भी कहा है। याचिका में कहा गया था कि शशिकांत शर्मा की नियुक्ति बिना किसी मापदंड और मनमाने तरीके से की गई है। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में निलंबित IPS PP पांडे को फिर से बहाल कर दिया गया है। जमानत मिलने के 4 दिन के बाद गुजरात सरकार ने उनका निलंबन रद्द कर दिया। उन्होंने गांधीनगर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था के खाली पड़े पद पर तैनात किया गया है। 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में CBI की एक विशेष अदालत ने 5 फरवरी को PP पांडे समेत 4 लोगों को जमानत दी थी।
कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका अब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अंतिम युद्ध छेड़ने के मूड में आ गया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस से सीधा और जमीनी हमला करने की इजाजत मांगी है। इस बीच इस्लामिक स्टेट और इराकी सेना के बीच चल रही मुठभेड़ में बुधवार शाम 31 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ 3 साल के लिए सैन्य अभियान पर अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी देने के लिए कहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब उसकी सीधी लड़ाई इस्लामिक स्टेट से है और उसे मिटाने के लिए वो जमीनी कार्रवाई करेगा। इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हालांकि ओबामा के पास हमले का आदेश देने का वैधानिक अधिकार है, लेकिन लंबी चलने वाली इस लड़ाई के लिए वो कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं। Now make no mistake, this is a difficult mission, and it will remain difficult for some time. It's going to take time to dislodge these terrorists, especially from urban areas. But our coalition is on the offensive. ISIL is on the defensive, and ISIL is going to lose. दूसरी तरफ इराक में बगदाद के बाहरी हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के साथ सेना का संघर्ष जारी है। बुधवार को अलग अलग 3 आत्मघाती हमलों में 31 लोग मारे गए। इस बीच जॉर्डन के सेना प्रमुख ने बगदाद का दौरा किया और इराक को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया। अब तक माना जाता रहा है कि जॉर्डन इस्लामिक स्टेट के प्रति सहानुभूति रखता है। हुआ तक़दीम दअम गैर यानी मुतवक्किफ अद हद इला अल-क़ुव्वात अल-मुसल्लहा अल-इराक़िया व ताबीर वाज़ह अन अन्नहु नहनु फ़ी खंदक़ वाहिद। अमेरिकी रुख को देखते हुए इस्लामिक स्टेट ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 युवक इस्लामिक स्टेट में शामिल होने सीरिया और इराक जा रहे हैं। इनमें करीब 3,400 युवक पश्चिमी देशों से है। ये संख्या पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है। ओबामा के प्रस्ताव को लेकर अमेरिका में सर्वसम्मति नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेताओं ने इसे लेकर चिंता जताई है। साल 2002 के बाद ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य बल के इस्तेमाल के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। इससे पहले जॉर्ज बुश ने साल 2002 में इराक पर हमले से पहले कांग्रेस से मंजूरी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ यूक्रेन संकट के हल निकालने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस, यूक्रेन और अलगाववादी संगठनों के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन संकट का हल तलाशने के लिए दूसरा सम्मेलन हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन के कुछ शहरों में अलगाववादी हमले भी हो रहे हैं। जब एक और मिन्स्क सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको हाथ मिला रहे थे, तो दूसरी ओर दोनेत्स्क में एक बस पर अलगाववादियों ने हमला किया, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे यूक्रेन में शांति वार्ता की कोशिश में लगे पक्षों के सामने एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया। सम्मेलन में बातचीत से पहले रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद दिखने लगे, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने हालात नहीं सुधरने की दिशा में यूक्रेन में सैन्य शासन लागू करने की बात कही, जबकि रूस के विदेश मंत्री लावरोव सर्गेई ने कहा कि सैन्य कार्रवाई संकट का हल नहीं है। Готові до переходу до прийняття рішення по введенню воєнного стану на всій території України. І я ні в якому разі по нашему обоюдному убеждению, она не может быть решена военным путем. Путь к миру лежит через прямой диалог между киевскими властями и यूक्रेन के हल के लिए पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है। म्यूनिक सम्मेलन के असफल होने के बाद ये सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा है। यूक्रेन में अलगाववादियों और सेना के बीच जारी युद्ध में अब तक 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमध्य सागर में 4 मोटर बोटों के डूबने की वजह से 300 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मरने वालों में ज्यादातर लोग पश्चिमी अफ्रीका के हैं। शनिवार को इन लोगों को लेकर 4 मोटर बोट लीबिया से यूरोप के लिए निकली थी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक समंदर में 4 दिन गुजारने वाले 9 लोगों को बचा लिया गया है। इन लोगों को इटली के लाम्पेदूसा द्वीप से बचाया गया। हर साल अफ्रीकी देशों से बहुत से लोग नौकाओं में सवार होकर बेहतर भविष्य के लिए यूरोप की तरफ निकलते हैं और कई ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन हादसों में तुरंत कदम न उठाने पर यूरोपियन यूनियन की आलोचना की है।
Now, what we have from the EU is not a response to the crisis, that to the level, the scale of the crisis we have to face with. And it's quite surprising to us that the EU cannot respond with a stronger solidarity, with a stronger humanity, and with a stronger strategy. बांग्लादेश में हाल के दिनों में हुई राजनीतिक उठापटक और हिंसा में मारे गए लोगों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्ष के साथ बातचीत की अपील को खारिज कर दिया है। शेख हसीना बुधवार को राजधानी ढाका में पेट्रोल बम हमलों के शिकार लोगों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हाल में 72 घंटे का राष्ट्रव्यापी बंद किया था और इस दौरान राजनीतिक हिंसा हुई। इंडिया सीमेंट ने चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल टीम को चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया है। इंडिया सीमेंट की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया सीमेंट के सीएमडी और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के बोर्ड का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि व्यवसायिक हित वाला कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई में किसी भी पद पर नहीं रह सकता। हितों के टकराव को देखते हुए कोर्ट ने श्रीनिवासन को बोर्ड या आईपीएल टीम से अपने संबंध खत्म करने के लिए कहा था। संभावना है कि बीसीसीआई के नए चुनाव मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। विश्व कप क्रिकेट की जंग में मुकाबला शुरू होने में फिलहाल 2 दिन का वक्त है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने आज से ही विश्व कप की दीवानगी में झूमने को मजबूर हो जाएंगे। 11वें विश्व कप का उद्घाटन समारोह आज ही होना है, जिसमें धमाल और मस्ती का तड़का लगने वाला है। उद्घाटन समारोह 2 जगह होगा। पहला समारोह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगा, जबकि दूसरा समारोह न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में होगा। रंगारंग समारोह में 14 देशों के खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट के कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। वर्ल्ड कप के मुकाबले शनिवार से शुरू होंगे। पहले दिन 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड की भिड़ंत श्रीलंका से होगी, वहीं दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा। जबकि भारतीय टीम पहला मुकाबला रविवार को एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने जीतन राम मांझी को 20 फरवरी को बहुमत सिद्ध करने को कहा। विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर नीतीश कुमार ने की हस्तक्षेप की मांग। अरविंद केजरीवाल की आज होगी प्रधानमंत्री से मुलाकात। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में मांग सकते हैं सहयोग। स्वाइन फ्लू से फरवरी में 216 लोगों की मौत। राजस्थान और गुजरात में 100 के ऊपर पहुंचा आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में भी 2 शख्स हुए शिकार। आईएसआईएस के खिलाफ जमीनी लड़ाई की तैयारी में अमेरिका। बराक ओबामा ने कांग्रेस से मांगी अनुमति। 11वें विश्व कप का रंगारंग उद्घाटन आज। 14 फरवरी से शुरू होंगे मुकाबले। भारत का पहला मुकाबला 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ।